नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उत्तरकाशी से है, जहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। डबरानी के पास हुए हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी लोग यूपी के औरैया के रहने वाले थे और गंगोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 3 लोग इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, घायल श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया है, लेकिन एक श्रद्धालु की जान चली गई है। ये सभी लोग औरैया के रहने वाले थे। गंगोत्री के डबरानी के पास से हादसा हुआ, जब ये सभी लोग गंगोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी ये कार हादसे का शिकार हुई और एक श्रद्धालु की जान चली गई है। एक व्यक्ति का है जो डेथ हो रखी है और एक व्यक्ति का हमारे द्वारा पीठ पर उठाकर करीबन 20 मीटर ऊपर खाई से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाया गया है। यानी 3 लोग है जो सुरक्षित है और एक व्यक्ति की है जो मृत्यु हो चुकी है। और अब खबर चमोली से है, जहां पर सड़क पर भारी बोल्डर आने के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। बताया जा रहा है कि सेलंग और जोशीमठ के बीच झड़कुला के पास सड़क पर भारी बोल्डर आ गया। वहीं सड़क बंद होने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाईवे बंद हो गया है। इसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ये तमाम बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, वो बोल्डर के ऊपर से आगे बढ़े हैं अपने स्कूल के लिए, लेकिन तमाम गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, क्योंकि हाईवे बोल्डर आने के चलते बाधित हो गया है। चमोली के निजमुला घाटी में निर्माणाधीन सड़क पर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। यहां पहाड़ से भूस्खलन होने के चलते भारी मलबा नीचे आ गया। वहीं पहाड़ के ठीक नीचे गोड़ा गांव का एक स्कूल भी है। गनीमत रही कि पहाड़ से गिरने वाला ये मलबा स्कूल को नहीं गिरा, नहीं तो स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंच सकता था। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर नेशनल हाईवे 94 पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर गिरने के चलते परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मशीनों से मलबा और बोल्डर हटाने का काम किया जा रहा है। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद होने से तमाम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। रुक करते हैं टिहरी का, जहां पर झील का जलस्तर 830 मीटर पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने के चलते मकान पर खतरा भी बढ़ गया है। डर के कारण प्रभावित परिवार ने मकान को खाली कर दिया है। सरोट गांव के रहने वाले प्रभावित वरुण ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के चलते उनके मकान पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने मकान खाली कर दिया। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सीएम धामी से आज भास्कर खुलबे मुलाकात करने वाले हैं। भास्कर खुलबे ने कल बद्रीनाथ और केदारनाथ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे काम को उन्होंने बारीकी से देखा, समझा और आज जब सीएम से मुलाकात होगी तब इसी बारे में बातचीत होने वाली है। खबर देहरादून से है। पुष्कर धामी की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11:30 बजे होने वाली सचिवालय की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कई प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि चुनावी साल में इन तमाम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। नैनीताल से खबर है। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने चुनाव से पहले आंदोलन की चेतावनी दी है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखने के बाद बीडीसी संगठन ने कहा है कि उनको अगर हक नहीं दिया गया तो आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा है कि उनके पास अधिकार नहीं है। संगठन ने मांग उठाई है कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की तरह उनको भी अधिकार दिए जाएं, ताकि अपने क्षेत्रों में विकास के काम कर पाएं। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही मांगों पर विचार किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इनको कुछ ऐसा अधिकार मिले और ये सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि ये ऐसे सुझाव दे रहे हैं कि जिससे कि वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम अगर प्रमुखों को भी अगर ये प्रमुखों की निधि बना दें, अगर हमारी मांग शीघ्र से शीघ्र नहीं मानी जाए
2 दिन के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, तो फिर हम इसमें जो भी हमसे होगा, हमारे पीटीसी संगठन जो निर्णय लेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, जो न्याय उचित होगा वो कार्य हम करेंगे। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सकारात्मक फैसले लिए हैं और जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जो उनकी मांगें हैं उस पर भी निश्चित रूप से सरकार विचार कर रही है। राज्य में सबसे ज्यादा पलायन अल्मोड़ा जिले से हुआ है, जिसे लेकर सरकार भी गंभीर है। जिले में सभी विभागों ने 50% से अधिक पलायन कर चुके गांवों की सूची बनाई है, जिसमें स्वरोजगार के लिए गांव में सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और 34 गांवों में इस पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकार की कोशिश है कि जो लोग अभी भी गांव में हैं या गांव में हाल फिलहाल में वापस लौटे हैं, उन्हें गांव में ही स्वरोजगार से जोड़ा जाए ताकि पलायन को रोका जा सके। लगभग 22 ग्राम सभा के 34 राजस्व ग्राम, ये वो 34 ग्राम हैं जो पलायन की वजह से जो है बहुत बुरी रूप से प्रभावित हुए थे और जहां की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में 50% से भी अधिक कम हुई है। इनके लिए इस बारी शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 36 लाख के प्रस्ताव जो हैं वो शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं। विकासनगर के 2 स्कूलों में छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जहां स्कूलों में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूलों पर नजर रख रही है। स्कूलों में छात्रों की जांच की जा रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। क्योंकि अब स्कूल भी खुलने लगे हैं, जो कि इनको टीका नहीं लगा है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी भी बच्चे को जुकाम खांसी की तकलीफ है तो उसको स्कूल में प्रवेश ना दें, उसको घर में रखें और जहां तक संभव हो जांच कराएं उनकी। भारत नेपाल की महत्वाकांक्षी ड्राई पोर्ट सड़क को लेकर प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। नेपाल में बने ड्राई पोर्ट को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 4 किलोमीटर के हाईवे को स्वीकृति दी है। बनबसा जगबुड़ा पुल से 4 किलोमीटर का हाईवे बनना है। डीएम ने कहा है कि वन विभाग से क्लियरेंस मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आईसीपी और जगतुड़ा पुल से एनएच का एक 4 किलोमीटर के आसपास का रोड कनेक्ट करेगा, जो आगे नेपाल की ओर जाएगा। तो उसमें अभी फॉरेस्ट का अलाइनमेंट होना था, वो अभी प्रक्रिया चल रही है। तो संभवतः 1-2 हफ्ते में एक पूरी कार्रवाई कंफर्म हो जाएगी, जिसमें अलाइनमेंट फिक्स हो जाएगा और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के क्लियरेंस होती है वो क्लियरेंस दे दी जाएंगी। उसके बाद एनएच अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। कोटद्वार के झंडा चौक बाजार से लगे खोखले रोड पर फैले अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में गोखले रोड पर अवैध तरीके से जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, जिसके बाद निगम की ओर से अब अवैध कब्जा कर पड़ ठेली लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाली के पार भी कई लोगों ने सब्जी का रेडी लगा रखा था, उसका चालान किया गया। करीबन हम लोगों ने 7-8 लोगों का चालान किया और सभी को हिदायत दी गई वो भविष्य में नाली के पार अपना रेडी ठेली कतई न लगाएं और पॉलिथीन में सामान कतई न भेजें। सभी व्यापारी से अनुरोध किया गया। हरिद्वार जिला जेल में जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को तनाव मुक्त रखने के लिए नई पहल की गई है। यहाँ जेल में एक मिनी सिनेमा बनाया गया है, जिसमें कैदियों को देशभक्ति और प्रेरणादायक फिल्में दिखाई जा रही हैं। जेल प्रशासन ने सिनेमा का नाम प्रेम मंदिर रखा है। मिनी सिनेमा में रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे का शो चलता है। आपको बता दें कि इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पर जिला जेल में कैदियों ने ही कृष्ण लीला का मंचन भी किया था। जेलर अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का यह कहना है कि कैदियों के मनोरंजन और उन्हें नैतिकता समझाने के लिए मिनी सिनेमा शुरू किया गया है। एक दिन में एक बैरक के कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। जो उद्देश्य है, एक तो बंदियों का जो है मनोरंजन करना है, उसके साथ साथ जो है उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और देश प्रेम संबंधी विषयों पे मूवी दिखाते हुए उन पे देश प्रेम की भावना भी जागृत करना इस सिनेमा हॉल का उद्देश्य है। 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों को 1 महीने में गड्ढा मुक्त करने का बड़ा फैसला रखा गया है। ये लक्ष्य तय किया गया है। बारिश के बीच हो रहे इस काम पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
लोक निर्माण विभाग ने 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रखा है, जिसमें 31 अक्टूबर तक 5,827 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। लेकिन उसके सामने लगातार हो रही बरसात चुनौती बन गई। फिर भी विभाग ने काम शुरू कर दिया है। विभाग का दावा है कि करीब 1,500 किलोमीटर में सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। हम लोग उसकी स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है और उसकी स्थिति में हम लोग हैं, उसको हम करेंगे। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो टारगेट है वो हम इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बरसात काफ़ी थी और काफ़ी कनेक्टिविटी में काफ़ी बाधा थी, परंतु जैसे बरसात कम होगी हम 31 अक्टूबर तक पूरी तरीके से सड़कों संचालित कर देंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने बिना टेंडर कार्यकर्ताओं को काम देने का एक नया तरीका इजाद कर लिया। वहीं इस अभियान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते कोलतार लगाते ही ये उखड़ जा रहे हैं। अगर ये गड्ढे भरते भी हैं इस बारिश के सीज़न में, तो बरसात के सीज़न में भरा हुआ कोलतार वो उसकी पकड़ कमज़ोर होती है और वो निश्चित रूप में 15-20 दिन में उसने उखड़ जाना है। ये एक दूसरा तरीका, ये अपने कार्यकर्ताओं को बिना टेंडर के काम देने का भी एक तरीका है। बिना टेंडर के सरकारी पैसों को खुर्द-बुर्द करने का भी एक तरीका है। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में सड़कें हमेशा से ही मुद्दा रही हैं। खासकर जब चुनाव नजदीक हो तो सड़क नहीं, वोट नहीं के नारे आम हो जाते हैं। फिलहाल प्रदेश भर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो बारिश में सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल हल्द्वानी के रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये कहा है कि सरकार ने साल 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया, जिसके कानून सख्त थे, लेकिन 2014 में सरकार इस एक्ट को वापस लेकर पूरे एक्ट में बदलाव कर दिया और 2014 का संशोधन एक्ट बनाते हुए शर्त रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। लेकिन 8 साल बाद भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लोकायुक्त की नियुक्ति हो और इस राज्य की जनता को भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशन मिले। अननेसेसरी हम हाई कोर्ट पहुँचे हर मामले लेके, कई तरह के मामले ऐसे जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो कम से कम किसी एक इंस्टीट्यूशन के आगे आए जो कि लोकायुक्त एक्ट में प्रोवाइडेड है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए देहरादून निवासी से 17 लाख का फ्रॉड करने वाले साइबर अपराधियों को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नाइजीरियन आरोपी समेत 3 लोगों को पुणे से गिरफ्तार किया गया। इन नाइजीरियन गैंग फर्जी सिम का इस्तेमाल कर पुणे से देश भर में ठगी का जाल ऑपरेट कर रहा था। वहीं एसटीएफ को आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 18 एक्टिव सिम कार्ड, 3 पासपोर्ट सहित कई अन्य गैजेट्स भी बरामद हुए हैं। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती कर बिजनेस में मुनाफा कमाने के नाम पर इन्वेस्ट कराने का झांसा दिया करते थे। को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ उनकी को एक्म्प्लिस जो एक महिला मूल रूप से झारखंड निवासी है, जो दुबई से नौकरी छोड़कर यहाँ पर कोविड के कारण जब आई थी, उसके साथ ही दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर अपने अन्य साथियों के साथ, और उसमें एक सिम सेलर भी वहाँ का है जिसकी शॉप है वहाँ पर पुणे में, उसके साथ मिलकर फेक सिम लिए गए, तो इनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर चमोली से है, जहां पर खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ में फंसे भास्कर खुलबे। पीएमओ में सलाहकार हैं भास्कर खुलबे। आज सीएम धामी से उनकी मुलाकात होनी है। मौसम ठीक होने पर देहरादून पहुंचेंगे भास्कर खुलबे। देहरादून पहुंचने पर सीएम से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल बद्रीनाथ में मौसम खराब है, इस वजह से वो यहीं पर फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी है आपके पास? केदारनाथ के दौरे पर थे, कल ही उन्हें देहरादून पहुंचना था, लेकिन बद्रीनाथ में मौसम खराब होने की वजह से वो पर्यटन सचिव और मंगेश गिल्डियाल जो उप सचिव है पीएमओ में, तीनों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री से आज सुबह 10 बजे इनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जब भास्कर खुलबे देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दौरा प्रस्तावित है बद्रीनाथ केदारनाथ का, और उसकी तैयारियों को लेने के लिए, उसका जायजा लेने यहाँ भास्कर खुलबे पहुंचे। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2 व्हीलर की खरीद पर अधिकतम 7500 रुपए दिए जाएंगे।
जबकि 4 व्हीलर की खरीद पर अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। अगर आप दुपहिया वाहन खरीदते हैं तो आपको 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और 4 पहिया गाड़ियों पर 50,000 रुपए की अधिकतम प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। हालांकि जरूरी है कि इसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आवेदन करना होगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।